अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉल बैक हेल। ठीक है। कॉल बैक हेल एक सिचुएशन है जहां पे एक सिंक्रोनस ऑपरेशन, जहां पे एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन किसी दूसरे एसिंक्रोनस ऑपरेशन पे डिपेंडेंट हो। ठीक है। जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट देखा, इसमें हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं। ठीक है। अब वहाँ एपीआई से मेरे पास कुछ डेटा आएगा। मान लो मुझे फिर से एपीआई कॉल करनी है, जो मेरे पास डेटा आ रहा है उस डेटा के बिहाफ पे। बट अगर मान लो मेरे पास डेटा आया ही नहीं, तो जो दूसरा मैं आगे कोड करने वाला, मतलब मैं आगे टास्क परफॉर्म करने वाला था डेटा पे, वो तो वेट ही करता रह जाएगा ना। क्लियर है। So callback hell is a phenomena where a callback is called inside another callback. It is the nesting of multiple callbacks inside a function. If you look at the design of the code, seems just like a pyramid. Thus, the callback hell is also referred to as the pyramid of doom. Why is callback hell is bad? What is the concept of callback hell? ये question है, ठीक है? And how it can be. So callback hell is a term used to describe a situation in JavaScript where multiple asynchronous operations are nested within each other as callbacks. This can result in code that is difficult to read, understand and maintain. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? Promise. मतलब एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन पे दूसरा डिपेंडेंट है, और अगर पहले एसिंक्रोनस ऑपरेशन को से रिजल्ट ही नहीं आया, मतलब वो रिजल्ट नहीं आया या वो परफॉर्म ही नहीं हुआ, तो दूसरा तो उस कोड का वेट करता रहेगा। क्योंकि हमने अभी इसमें लगाया था ऐड इवेंट लिसनर और लोड इवेंट लगाया, मतलब डेटा जब मिलेगा तब लोड होगा। अगर डेटा मिला ही नहीं तो वेट ही करता रहेगा ना। तो इस प्रॉब्लम को बोलेंगे कॉल बैक हेल। तो इसका सॉल्यूशन होता है प्रोमिस। प्रोमिस, और जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, क्या होता है वैसे प्रोमिस? वादा करना। ओके। तो जब हम लोग प्रोमिस करते हैं तो उस प्रोमिस को फुलफिल करना जरूरी होता है। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि कल आपकी क्लास होगी, जो कि होगी वैसे, बट मान लो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कल क्लास होगी, तो कल तक के लिए तो पेंडिंग में चला गया। अब जब आप कल 4 बजे तक है ना, 4 बजे एग्जैक्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा क्लास है या नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल दूं कल क्लास है और मैं आपको इन्फॉर्म ही ना करूँ, क्लास ही ना हो, और आप वेट करते रह जाओ। समझ में आया? तो अभी तक तो यही हो रहा है। कॉल बैक है मतलब मैंने आपसे बोल दिया कि भाई क्लास होगी कल, और मैं गायब हो गया, मैं कहीं छुट्टी पे चला गया बिना आपको बताए। आपको इन्फॉर्म नहीं किया, आप सारे बच्चे आके बैठ गए और आप वेट करते जा रहे हो कि कब सर आएंगे, कब क्लास होगी। समझ में आई सिचुएशन? तो प्रॉमिस में क्या है कि हमें बताना पड़ेगा, चाहे रिजोल्व हो चाहे रिजेक्ट हो, लेकिन हमें नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई क्लास है या नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? सो प्रॉमिस इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विच लिंक प्रोड्यूसिंग कोड विद कंज्यूमिंग कोड। प्रोड्यूसिंग कोड मतलब जिस टास्क को परफॉर्म होने टाइम लगेगा, और कंज्यूमिंग कोड जिसे वेट करना है रिजल्ट के लिए कि जब ये पूरा होगा तब कुछ काम होगा। प्रोड्यूसिंग कोड अ कोड दैट कैन टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट, एंड कंज्यूमिंग कोड अ कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है। So promise are used to handle asynchronous operations in JavaScript. They are easy to manage when dealing with multiple asynchronous operations where callback can create callback hell, leading to unmanageable code. मतलब अगर callback hell बन रहा है तो उस सिचुएशन में promise आप यूज कीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो promise की 3 स्टेज होंगी। promise प्रोड्यूस मतलब promise जनरेट हुआ, देन पेंडिंग स्टेज में है, एंड उसके बाद जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो या तो ये रिजोल्व होगा या फिर ये रिजेक्ट होगा। ठीक है। तो इसमें मतलब रिजल्ट गारंटीड आपको मिलेगा।
रिजल्ट का मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मैं डेटा नहीं कह रहा हूँ कि डेटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको या तो डेटा मिलेगा या आपको रीजन मिलेगा कि क्यों आपको डेटा नहीं मिला है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि वेट ही करते रह जाओ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ कंज्यूम करेंगे प्रोमिस को। ठीक है। लाइक हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसिंग कोड तो एपीआई का सर्वर का कोड हो गया, और हमारा कोड है जो वेट करेंगे कि रिजल्ट आएगा, तो हमारा कोड क्या है, कंज्यूमिंग कोड। हम डेटाबेस से डेटा फैच करेंगे आगे चल के नोड में, बैकएंड में। तो जब तक डेटाबेस से डेटा नहीं आ जाता हमें वेट करना है। क्लियर है? तो तब भी हम लोग कंज्यूमिंग कोड कर रहे होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे होंगे। बट मैं आपको प्रोड्यूस कैसे करना है वो भी बताऊंगा, प्रोमिस बनाते कैसे। क्लियर है? तो प्रोमिस बनाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। एक क्लास मिली है हमें प्रोमिस के नाम से, तो आप इसका ऑब्जेक्ट बना दो। इस ऑब्जेक्ट में आपको रिजोल्व या रिजेक्ट दो पैरामीटर डिफाइन करने हैं। पूरा रिजोल्व लिख दो या पूरा रिजेक्ट लिख दो, चॉइस आपकी है। क्लियर है? तो प्रोमिस या तो रिजोल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। यहाँ लिखता हूं मैं सेट टाइम आउट, कितने टाइम के बाद ये काम होगा। मान लो ये 2 सेकंड के बाद काम होगा। अगर रिजोल्व हुआ तो डेटा में पास करूंगा प्रोमिस 1 इज रिजोल्व। और अगर किसी वजह से रिजोल्व नहीं हो पाया तो बोल दूंगा कि प्रोमिस 1 इज रिजेक्टेड। अभी तो मैं बस मैसेज दे रहा हूँ रिजेक्टेड। ये होता है आपका डेटा। जो भी डेटा आपको भेजना है वो आप रिजोल्व में भेजो। अगर आपको रीजन भेजना है क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप भेज सकते हो। ये आपका डेटा है, ये आपका रीजन है, एरर कह सकते हो। क्लियर है? अभी तो फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए ये लिख दिया, बट यहाँ पे आपको डेटा भेजना है और यहाँ पे आपको एरर भेजना है। ठीक है? एरर मैसेज भेजना है कि भाई क्यों रिजेक्ट हो रहा है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे 3 प्रोमिस बना लेता हूँ। हालांकि रियल टाइम एग्जांपल में ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोमिस की जरूरत पड़ती है, बट फिर भी मैं आपको 3 पे करा रहा हूँ। मैंने 3 प्रोमिस बना दिए जो 2-2 सेकंड के गैप में परफॉर्म होंगे। ठीक है भाई? मैं लिख देता हूँ कंज्यूमिंग कोड। तो प्रोमिस को कंज्यूम कैसे करेंगे? P1 तो प्रोमिस बन गया, जैसे हमने एपीआई से एपीआई कॉल की तो हमें क्या मिल गया, प्रोमिस। अब इसमें देन और एक कैच, ये 2 चीजें होती है, होती 3 है वैसे, एक फाइनली भी होता है, लेकिन फाइनली मैं आपको वर्जन हिस्ट्री में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है? फाइनली भी होगा बट वर्जन की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। अभी फिलहाल देन एंड कैच। देन मतलब प्रोमिस रिजोल्व, कैच मतलब प्रोमिस रिजेक्टेड। अगर रिजोल्व होगा तो देन में आएगा, रिजेक्ट होगा तो कैच में जाएगा। तो देन में आएगा डेटा, नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है? एंड कैच में आएगा एरर। पैरामीटर नेम कुछ भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिस टाइम जब प्रोमिस 1 रिजोल्व हो रहा है तो उसी टाइम पे प्रोमिस 2 को रिजोल्व करने की कोशिश करें। तो जब प्रोमिस 2 रिजोल्व हो जाएगा तो प्रोमिस 3 को रिजोल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई? अब ये हो गया एसिंक्रोनस प्रोमिसेस, मतलब नेस्टिंग ऑफ प्रोमिसेस। मतलब जब P1 रिजोल्व होगा तो देन चलेगा, हमें डेटा मिल जाएगा, तो उस डेटा के बेस पे हम लोग दोबारा से प्रोमिस को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? देन अगर ये भी कंज्यूम हो गया, मतलब सक्सेसफुल हो गया, फुलफिल हो गया, तो फिर प्रोमिस 3। अगर इनमें से कोई भी रिजेक्ट होता है तो उस केस में कुछ भी नहीं करूंगा। क्लियर है? एक बार इसको ट्राई कर ले। नोड प्रोमिस 1 रिजोल्व, प्रोमिस 2 रिजोल्व एंड प्रोमिस 3 रिजोल्व। मान लो प्रोमिस 2 रिजेक्ट हो गया। अगर रिजोल्व नहीं हुआ किसी वजह से तो अपने आप 2 सेकंड के बाद ही 4 सेकंड के बाद रिजेक्ट हो जाएगा।
वन रिजोल्व हुआ, टू रिजेक्ट हुआ, एंड देन कंप्लीट। थ्री पे गया ही नहीं। समझ में आया? थर्ड टास्क कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि भाई थर्ड टास्क तो तब होना था ना जब सेकंड रिजोल्व हो जाए। और मान लो प्रॉमिस वन ही रिजेक्ट हो गया तो आगे नहीं जाएगा ये। ठीक है भाई, एंड देन कंप्लीट। समझ में आया? क्लियर है? बस सिंपल सी चीज है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, देन और कैच। फाइनली क्या है आगे बात करेंगे। लिखो फटाफट से। फिर इसका एक एग्जांपल, मतलब जो हमने वो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था उसमें ये प्रॉमिस को इम्प्लीमेंट करेंगे पैच की हेल्प से। इजी नोट।
डन। नेक्स्ट है ग्लोबल फैच मेथड। जावा स्क्रिप्ट में हमें मिलता है फैच मेथड, जिसकी हेल्प से हम लोग वही काम कर सकते हैं जो हमने एजेक्स के थ्रू किया था, बट उसे बेटर तरीके से और कम कोड में। क्लियर है? तो आप कह सकते हो एक्सएमएल एच वो तो, मैं कहता हूँ एक्सएमएल, मैं नाम ही भूल गया यार, एक सेकंड, ये बताओ ऊपर ये। हम्म एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसका ऑल्टरनेटिव है फैच। तो फैच मेथड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फैचिंग अ रिसोर्स फ्रॉम द नेटवर्क, मतलब कि एक एपीआई कॉलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। रिटर्निंग अ प्रोमिस दैट इज फुलफिल्ड वंस द रिस्पॉन्स इज अवेलेबल। द प्रोमिस रिजोल्व टू द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट। A fetch promise may only reject when a network error is encountered। मतलब ये कह रहा है कि फैच का जो प्रोमिस है वो नेटवर्क एरर के केस में रिजेक्ट होता है ओनली। जैसे मान लो नेटवर्क रिक्वेस्ट लाइक, फॉर एग्जांपल मान लो आपका इंटरनेट स्लो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर मान लो कि इंटरनेट है मतलब पहले चल रहा था, अभी जैसे रिक्वेस्ट हुई उसका इंटरनेट बंद हो गया। इस तरह की चीज़ों में ये रिजेक्ट होगा, अदरवाइज ये हमेशा फुलफिल रहेगा, विच इज यूजुअली व्हेन देयर इज ए परमिशन इशू सिमिलर, या कोई परमिशन इशू है तो। अदरवाइज a fetch promise does not reject on HTTP errors like 404 instead। अब जैसे ये कह रहा है कि ये 404 पे रिजेक्ट नहीं होगा। अभी जैसे मान लो प्रीवियस वाले में मैं किसी कंट्री का नाम सर्च करता जो कंट्री अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमें डेटा मिलता ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में ये कह रहा है कि ये रिजेक्ट नहीं होगा 404 के केस में, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। इंस्टेड देन हैंडलर मस्ट चेक फॉर रिस्पॉन्स ओके। ये तो चलो छोड़ो, इसको तो आप हटा ही दो। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, फैच यूज करेंगे अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट पे, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। थोड़ा कोड कम कर दूं? इतना दिख रहा है पीछे भाई? ये बहुत बड़ा कोड अजीब लग रहा है। इसमें कहाँ कहाँ एपीआई कॉल हुई है, जिन फंक्शंस में एपीआई कॉल हुई है मैं उसको दोबारा से बनाऊं। इन दो फंक्शंस में हुई है, इन्हें कमेंट कर देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे आते हैं, हमें क्या लेना है यहाँ पे, हमें ये ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग लगाएंगे सीधा फैच। देन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें मेथड बताते हैं, गेट है, पोस्ट है, क्या है, और एक हेडर वाला पास ऑप्शन पास करते हैं, ठीक है। बट गेट रिक्वेस्ट के लिए ये सब लिखना ऑप्शनल है, इसलिए आप नहीं भी लिखोगे तो भी यही रहने वाला है, इसलिए बेटर रहेगा मत ही लिखो, ठीक है। डॉट देन हमें मिलेगा यहाँ से रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जेसन में होता है। तो एक मैं अब इसमें प्रोमिस में एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन नाम का मेथड है, जो क्या करेगा, आपके रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स में से जेसन डेटा फैच करेगा और उसे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब मैं यहाँ पे एक बार और देन लगा देता हूँ, देन मुझे मिल जाएगा डेटा। तो डेटा इक्वल्स
डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जो डेटा मुझे यहाँ पे मिला, मुझे यहाँ पे लगा देना, ये हटा दो, और इसको हटा देंगे। यहाँ लगाऊंगा मैं कैच। कोई भी एरर आता है तो अलर्ट पे लगा देंगे हम लोग। देखो कोई सर्वर में प्रॉब्लम होगी तो ही एरर आएगा, वरना यहाँ पे एरर नहीं आएगा। क्लियर है भाई। और देखो थोड़ा छोटा नहीं हो गया कोड। पहले हमने कितना कोड लिखा था, ये पहले ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन किया, सेंड किया। ये 4 लाइन का काम यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन में हो गया, और यहाँ पे वैलिडेशन भी लग गया। पहले वैलिडेशन नहीं था। एक बार इसको रन कर लेते हैं। अभी सिर्फ एक जगह काम किया है हमने। लिस्ट मिल गई, मतलब काम सही हो रहा है। अब दूसरा काम, इसे कर लेता हूँ कॉपी। और जो हम लोग ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहे थे, ये सब लगाने की जरूरत नहीं। सेम यहाँ पे लगा दिया भाई। बस इस केस में एक काम करेंगे कि यूआरएल वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे कर देंगे कंडीशन इफ नेम, अगर नेम कुछ ना कुछ है तो ये यूआरएल पास होगा। अदरवाइज और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, यूआरएल। क्योंकि इन दोनों में से कोई एक यूआरएल हो सकता है ना। रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ, सब कोड गलत लिखा है। अच्छा, डेटा हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये सर एपीआई गलत है ना। मुझे एपीआई देखनी पड़ेगी एक बार। वो 1 मिनट, तो उसमें तो है ही। क्या एपीआई थी, ये वाली एपीआई है। इसको लेते कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, इफ इनपुट डॉट वैल्यू, अगर कुछ ना कुछ है तो ठीक, वरना ये
नेम तो ब्लैंक ही आ रहा है। तो अगर नेम ब्लैंक है तो ये आना चाहिए। देन फैच में यूआरएल, देन रिस्पॉन्स, देन डेटा। ये हटा दो। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर फैच। यूआरएल नहीं पड़ रहा है, एक सेकंड ना। इसमें क्या कंडीशन है नेम के लिए? नेम लिया हमने, इफ नेम। हमने सर उल्टा कर दिया। हमने उल्टा कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया। अगर नेम है तो ये वाला पैरामीटर जाएगा, वरना ये ऑल वाला। अब ठीक। मान लो मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर लेता हूँ। ठीक है भाई। अब देखो, मैंने भाई कंट्री का नेम सर्च किया, अब यहाँ से फैच किया। अगर कुछ इंटरनल सर्वर एरर होगा तो ये वाला चल जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर। बट अगर मान लो अंदर वाले देन ने एरर दिया है, तो इसका मतलब जो कंट्री नेम है ना वो इनवैलिड है। तो आप क्या कर दो यहाँ पे, लिख दो इनवैलिड कंट्री नेम। जैसे मैं कोई रैंडम सी वैल्यू डाल दूं। क्या आ गया? क्लियर है भाई? इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉमिस लगा सकते हो। तो हमने क्या किया, जो लास्ट क्लास में हमने एक्सएमएल एचटीटीपी ऑब्जेक्ट बनाया था, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, उसे हटा के हमने क्या कर दिया, पैच लगा दिया। अब यूआरएल यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो यूआरएल है वो डिपेंडेंट है कि भाई नेम अगर होगा तो ये यूआरएल हिट होगा, नेम नहीं होगा तो ऑल हमें चाहिए। क्लियर है? तो जो भी यूआरएल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से रिक्वेस्ट असाइन होगी। रिक्वेस्ट से फिर हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स से हमें जेसन फैच करके उसे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब जेसन डेटा फैच करना है और उसे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने का काम ये जेसन फंक्शन अपने आप कर देगा। ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए देन लगाया। डेटा मिल जाएगा तो आप उसे अपने लॉजिक में इंप्लीमेंट कर दो। क्लियर है? सिंपल भाई। तो एक बार ये नोट कर लो, फर्स्ट और सेकंड तो दोनों ही कर लो, तो थोड़ा पहले ये कर लो फर्स्ट वाला। एक मिनट रुको, पहले फैच भी नोट करो। इसे और सिंपल कर देंगे अभी, एसिंक का वेट से और इजी हो जाएगा। पहले इतना करो।
404 जो क्या कब होगा, जैसे मैं कोई कंट्री सर्च कर रहा हूँ, वो कंट्री का रिकॉर्ड है ही नहीं, तो उसके लिए होता है 404। भाई मैंने अभी यहाँ पे एपीआई कॉल की, यहाँ पे मुझे कंट्री का नाम नहीं मिला, तो कौन सा एरर हुआ? 404। तो उस केस में रिजेक्ट हुआ, तभी तो मुझे मिला एडिट यहाँ पे, इनवैलिड कंट्री नेम। ठीक है। हाँ तो एच टी टी पी एरर्स वही होते हैं, एच टी टी पी एरर्स वही होंगे। एच टी टी पी एरर्स होते हैं चार तरह के, पांच होते हैं वैसे। इसमें 500 तक होते हैं, 100 से 200 तक होते हैं, आप 100 से 199 तक होते हैं आपके इंफॉर्मेशनल। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स 200 से 299, 300 से 399 होते हैं रिडायरेक्शनल। क्लाइंट टच 400 से 499 और 500 से 599 होते हैं सर्वाइवल। ठीक है। अब क्लाइंट क्या क्या अगर कर सकता है क्लाइंट, हो सकता है रिक्वेस्ट गलत तरीके से जाए तो बैड रिक्वेस्ट होगी। अगर वो ऑथराइज नहीं है किसी एपीआई को एक्सेस करने का तो 401 एरर होगा। अगर पेमेंट रिक्वायर्ड है किसी एपीआई के लिए तो 402 होगा। फोरबिडन है तो 403। 404 नोट फाउंड, तो ये क्लाइंट एरर्स होते हैं, इनके लिए रिजेक्ट होता है। सॉरी, मतलब डज नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं होगा, सॉरी माय बैड। हो गया नोट डाउन। एक सेकंड ना, इसमें जो लास्ट लाइन है ना, फैच डज नॉट रिजेक्ट की जगह ना आप इसमें लिखना फेल। रिजेक्ट तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, डेटा नहीं मिलेगा तो रिजेक्ट का एरर तो आएगा ही, रिजेक्शन तो होगा, फेल लिखना, कोड फेल नहीं होगा आपका। ठीक है। ये ठीक कर लेना भाई, एरर की जगह फेल लिखना है।
इसमें बीच वाला कोड नोट मत करना। ठीक है। बेटा आता हूँ 5-10 मिनट में।